हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। बज रहे हैं रात के 8। यहाँ पर हम क्लास करने वाले हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस की क्लास में मैंने आपको जो भी इसके पहले की क्लासेस हुई थी प्लेलिस्ट बनी हुई है 2023 के नाम से है, तो आप लोग देख सकते हैं। आज जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है असहयोग आंदोलन 1920। और इसके बारे में एक आपको दो, मैं हर मतलब डेली की क्लासेस में आपको दो दो आंदोलन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये आंदोलन की बातें दी गई काफ़ी इजी है। कोई ब्रॉड लेवल की लड़ाई झगड़े की बात नहीं है और बहुत ज़्यादा राजा महाराजाओं का नाम भी नहीं, तो बहुत परेशानी होना है। कुछ चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको जानती हूँ कि मैं क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से आपको करवाऊंगी। थ्योरी अभी मैं बढ़ा इसलिए रही हूँ तकड़ा जानकारी रहे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग पूछ लिए जाते हैं, तो वो आप कर सको। और बाकी तो इस बार के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज़बरदस्त मैं करवाऊंगी। मैं काफ़ी बड़ा पीडीएफ क्रिएट कर रही हूँ कि आपकी ये चीज़ें करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि पहले मैं आपकी चीज़ें कवर करवा दूँ उसके बाद। चलिए आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं उशालनी, आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल मेरे को। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आप नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है? आप पूछोगे, प्रॉब्लम रहेगी तो, और नहीं रहेगी तो फिर आप चंगे बच्चे हो। चलो आगे करते हैं अपनी इस क्लास को, जहाँ पर हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में कि ये क्या था। इस आंदोलन के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया डिटेल में, तो डिस्कस करना तो बनता है। आइए जानते हैं कि ये है क्या। तो कहा जाता है, आप देख भी रहे हो लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद कह सकते हैं कि आत्मनिर्णय की भावना को बल मिला। क्योंकि लोग डरते हैं, इंडियंस डरते बहुत थे उस समय, क्योंकि जानकारी नहीं थी। सीधे थे, बेचारे टाइप के थे, लाचार थे, पता नहीं था, बहुत डरते रहते थे, कांप जाते थे। तो यहाँ पर क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आत्मनिर्णय, खुद से सेल्फ एनालिसिस करते हुए सेल्फ डिसीजन लेने की भावना थोड़ी थोड़ी करके जागृत हो रही थी। और इसके साथ ही रॉलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखा, पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ, खिलाफत के विवाद में बहुत सारे कुछ हुए। इन सारी घटनाओं को ध्यान में देखते देखते अंग्रेज़ों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया। क्योंकि इन पहले अंग्रेज़ों से इंडियंस डरते थे, ठीक है? इंडियंस बहुत ज़्यादा डरते थे, इसलिए कभी शुरुआत से ही उनके खिलाफ नहीं बोल पाए। इस सेम तरीके से क्या होता है कि आप एक बात ध्यान रख सकते हो कि जब इतने सारे कांड, इतने सारे हत्याएं, इतने सारे आंदोलन किए गए, तो जब इंडियंस ने इस चीज़ को भांपा, देखा, समझा, तब उनके ये दिमाग में बात आई कि ये आखिर हो क्या रहा है और ये हुआ क्यों। जनता इन घटनाओं के लिए सरकार से खेद प्रकट करने की अपेक्षा कर, जो गवर्नमेंट थी, तो जनता के लोग उनके पास जाते थे, उनसे इस चीज़ के बारे में अपना खेद प्रकट करते थे, अपनी बातों को उनके सामने रखते थे। लेकिन इसके विपरीत परिस्थितियों ने, ऐसी कंडीशन इतनी अपोजिट तरीके से उस समय हुआ करती थी कि आंदोलन के एक और चक्र के प्रारंभ के लिए तैयार थी, कि आंदोलन और लड़ाई झगड़े का एक बड़ा सा आंदोलन करने के लिए सब कुछ फिर से तैयार हो गया। कह सकते हैं कि 1920 में, ठीक है, कब? 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया था, असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कर दिया। पहले चीज़ें नहीं थी, ये जैसे जैसे कंडीशंस होती गई है वैसे वैसे लोग ऐसे आंदोलन, कमेटी, मेंबर, अध्यक्षता, चीज़ें लोगों ने बढ़ाती शुरू गई। शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो आज हम इतने आंदोलन के बारे में, इतने हत्याकांड के बारे में, चीज़ों के इतने खिलाफ के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी चीज़ें हुई उनके बारे में जो पढ़ रहे हैं, ये किसी न किसी पर्पज की वजह से एक के बाद एक झगड़ा बंद हुआ, झगड़ा यहाँ हो रहा बंद हुआ तो यहाँ होने लगा, यहाँ होने लगा, एक बंद हुआ तो एक शुरू, एक बंद हुआ तो एक शुरू। तो ये चीज़ जब तक आप इसको जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तब तक वो ख़त्म नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं आग तो लगती ही रहेगी। तो यही चारों तरफ पूरे होल इंडिया में हो रहा था। अलग अलग ग्रुप, अलग अलग संगठन, अलग अलग आंदोलन, अलग अलग मेंबर, अलग अलग लोग, अलग अलग तारीखें, इतना ज़्यादा जो ये पढ़ने में मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया था और अलग अलग जगह सबके साथ एक जगह एक ही चीज़ें हो रही थी। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति का सहारा लिया और आंदोलन के स्वरूप में स्थान परिवर्तन के साथ साथ विभिन्नता भी आई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक गांव में 3000 किसानों के एक कांग्रेसी जुलूस ने पुलिसों पर गोली चलाई थी। ये तारीख है, ये चौरी चौरा वाला बिल्कुल नहीं भूलेगा। आपके MCQ जो 15 आते हैं,
101% आएगा। लिखित ले लीजिएगा, मैंने इसलिए अलग कलर से इसको हाईलाइट किया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक गांव में 3000 किसानों के एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई थी और किसानों की भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग घायल हो गए थे, 1-2 लोग की मृत्यु भी हो गई थी। फिर किसानों की बल ने, किसानों की भीड़ ने, किसानों की यूनिटी ने थाने पर जाके आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी चूंकि हिंसा विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो 1920 में ही हो गई थी। लेकिन जब चौरी चौरा का कांड हो गया, पहले पुलिस वालों ने जाके गलत काम किया, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जाके लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर वहाँ पर जाके आप गोली चला रहे हो, मार रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये गलत है ना। आप गलत काम करोगे तो रिजल्ट भी तो आपको गलत मिलेगा। तो आपने जब उनको मारा तो लोग तुम्हारी बारी, तुम भुगतो। तो ऐसा फिर सारे लोगों ने, इतना ही तो पहले तक क्या कहता कि ये लोग ऐसा बहुत बार करते थे, लेकिन ये इंडियंस के अंदर दम नहीं था, हिम्मत नहीं थी, डरते थे, नहीं मार पा। जब एक दिन बल से मारा तो 22 को सफाया कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन गांधी जी को फिर लगा कि अगर, जैसे कहते हैं ना कि अगर एक आदमी गंदा तो क्या सबको गंदा होना चाहिए, तो वैसे हिंसा का खिलाफ थे गांधी जी। तो फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया था कि ऐसे गलत चीज़ें हुई हैं, तो मतलब एक था उनका। गांधी जी ने असहयोग को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर आरंभ किया। खिलाफत आंदोलन फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें फिर शुरू हुई, बाद में फिर बंद हुई, ऐसा होता रहा। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मिलकर खिलाफती के काफिला के अधिकार की रक्षा करने का भी आंदोलन में सहयोग हुआ था। तो ये इतनी बात मुझे आपको आज बताई जो मैंने बताई। अब एक बात इसमें कुछ पॉइंट्स ये है कि असहयोग आंदोलन के तहत जब यह आंदोलन मतलब शुरुआत हुई, चला, किया गया, काम हुआ, तो लोगों से ब्रिटिश वस्त्र, जो भी बाहर के फॉरेनर्स के ड्रेसेस थे, उनकी जो सामग्री थी, उनका बहिष्कार होना शुरू हो गया। स्वदेशी उत्पादों का समर्थन किया गया, अपना सामान देना बंद कर दिए, अपनी चीज़ों को ही खाते, पहनते, ओढ़ते रहते थे, उनके द्वारा उनके प्रोडक्ट को लेना जाना बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता की त्वरित मांग की गई। जब असहयोग आंदोलन छेड़ा गया, लोगों को जानकारी हुई, लोगों को समझ में आया कि आज हमारे साथ जो हो रहा है, कल को हमारे ही परिवार, नाती पोतों के साथ होगा, पूरा इंडिया खराब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के मन में जब भावनाएं उमड़ी, एक प्रकार से कह सकते हैं, तो जिसे पूरी स्वतंत्रता और स्वाधीनता की मांग की कि हमें अब पूरी कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए, तुम चलो यहाँ से। तो मार के भगाया गया इन लोगों को, जो कि सोच सकते हैं कि अगर आज के टाइम पे चीज़ होती तो बहुत दिक्कत होती। उस समय के जो बच्चे रहे होंगे, लड़कियां रही होंगी, माताएं बहनें रही, उन्होंने कितना कुछ झेला होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी। आई बात समझ में। असहयोग आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक दृश्य के साथ चला, उसमें कोई हिंसात्मक कार्य बिल्कुल नहीं किया गया था उस आंदोलन में, जिसमें हिंसा का प्रतिषेध किया गया था। लोगों को शांति और सहमति की ओर प्रोत्साहित किया गया था कि कैसे हम एक साथ जुटकर, एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़ सकते हैं, इनके खिलाफ आंदोलन क्रिएट कर सकते हैं और इनको यहाँ से मार के भगा सकते हैं, क्योंकि एक बंदा अकेले इतने लोग को नहीं टैकल कर सकता। तो जब तक हम एकता में बल नहीं दिखाएंगे, प्यार, सौहार्द, भावनाएं नहीं होंगी, बंधुत्व, भाईचारा नहीं होगा, फिर हम इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए आंदोलन हुआ, लोग एकजुट हुए, अलग अलग लोग बने, संगठन बना, माताएं बहनें भी शामिल हुई, जो ताकि हमें सल्यूशन मिला। तो ये पूरा और पूरा आपका पैराग्राफ किसका संबंधित था? असहयोग आंदोलन 1920 के बारे में। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, उसके बाद हम आज ही की क्लास में साइमन कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। डू इट फास्ट। चलिए जल्दी से। आप सभी को ध्यान रखना है थ्योरेटिकल सेक्शन कैसे है और कैसे इस थ्योरी से क्वेश्चंस बनेगा, वो आप इन चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन MCQ लघुत्री समझ में आएगा। ठीक है। और नोट्स इस बार जो अगर लिए बच्चे, आप देखेंगे मैंने क्वेश्चन इस बार काफ़ी दिए भी हैं कि आप तैयारी करो। कुछ क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट करके आपको दिया भी हुआ है। आगे बढ़िए। चलिए अब बात आती है साइमन आयोग, साइमन कमीशन। ये क्या है भैया? अब इसमें देखो, साइमन आयोग किसे कहते हैं, साइमन कमीशन क्या होता है, इनके उद्देश्य क्या हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताइए। ऐसी चीज़ें हमें लिखने को 1 बाई 1 करके पूछी जाती हैं और आती भी हैं। तो ये कहा जाता है कि साइमन आयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। जब ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई वगैरह चल रहा था, तो ये एक महत्वपूर्ण इवेंट में काउंटडाउन हुआ था। इसका आयोजन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया, इसका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू किया गया था,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका किया था और यह आयोग 1927 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरणों में गठित हुआ था। जो तारीख है वो बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो साइमन कमीशन की तारीख क्या है? तो 1927। क्या है? 1927 है। इनका एम ये था कि इनका जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि सुनिश्चित करना कि भारतीय समाज और भाषाओं के लिए सामग्री और प्रतिनिधित्व कैसे दिलाया जाए और क्या क्या बदलाव होना आवश्यक है। इन बदलाव से कैसे कैसे छोटे बड़े अलग अलग जगह पर चेंजेस लाए जा सकते हैं जिससे लोगों की मदद हो। भारत सरकार अधिनियम 1919 में 1919 कहिए या मोटांगू कहिए, मोटांगू चेंज फॉर रिफॉर्म एक्ट को भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना के लिए पारित किया गया था, उसे बनाया गया था। 1919 के अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद मेटिंग्यू जेम्स फोर्ड सुधारों की समीक्षा भी होगी और परिवर्तन की संभावनाओं की जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया जाएगा। इस प्रावधान के तहत हुआ कि 1929 में एक आयोग की भी नियुक्ति की जानी थी, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि हुई भी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने निर्धारित समय से जो समय डिसाइड किया गया था मीटिंग वगैरह होगी, 2 वर्ष पहले ही 8 नवंबर 1927 को इंडियन इंस्टीट्यूट आयोग की नियुक्ति कर दी थी। 7 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और इनके नाम पर ही साइमन आयोग के नाम पर काफ़ी विख्यात भी हुआ था। मतलब ये था कि उन्हें कई सारे और भी आंदोलन हुए, तारीखें अलग अलग हुई। उसके बाद एक निर्धारित समय रखा गया कि हम दोबारा से इतने टाइम के बाद फिर से सब लोग कंबाइन होंगे और उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अक्सर अब G20 की समिट हुई तो ऐसा ही तो होता है, तो वैसे ही चीज़ें हैं। साइमन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कह सकते हैं कि विशेषता क्या थी, क्या चीज़ें हैं, तो इसमें कोई भारतीय नहीं था। ये विशिष्टता थी, विशेषता नहीं थी। अलग बात ये थी कि इस कमीशन में चीज़ें तो थी, ये कह तो रहे थे, लेकिन कहने और करने में फ़र्क होता है। तो विशिष्टता की अगर बात करते हैं तो इनके कमीशन के जो मेंबर्स का गठन हुआ तो उसमें इंडियंस तो थे ही नहीं। एक शिमला शिक्षा आयोग का सम्मेलन हुआ तो उसमें भी नहीं थे और इसमें भी नहीं थे। तो भारतीय की तो कोई पहुंच ही नहीं, पूछ ही नहीं, कुछ पूछ नहीं रहा है। निर्णय आप लिए जा रहे हो, पैसे भी हम ही से ले रहे हो, तो ये तो उल्टा चुरकोतल को डांटे की बात होगी ना। तो भारतीय लोगों ने सहमति या असहमति आयोग के रूप में दिखाया क्योंकि उसे भारतीय को प्रतिनिधि था ही नहीं। तो ये क्या सोचे कि मैं वर्षा बनाऊंगा, अपना गठन करूंगा, चीज़ें रखूंगा, बाहर बाहर दिखा दूंगा, अंदर अपने बच्चों को करवाऊंगा, जो भी सोचे इन्होंने किया हो। तो असहमति आयोग की शुरुआत भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से हो गई क्योंकि उनको जो है इस तरीके से जुलूस निकालना और तमाम चीज़ें करना काफ़ी ईजी लगा क्योंकि वो उनसे लड़ने में सक्षम नहीं थे। साइमन आयोग के आगमन के बाद जब इसकी शुरुआत हो गई तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। जो इनके नेता थे उनको पूरी तरह से डिनाई कर दिए, नकार दिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता ने कहा कि यदि आयोग में भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो इसका समर्थन नहीं करेंगे। साइमन कमीशन ने जब बात आई कि आप लोग आए क्यों नहीं, चीज़ें हुई, गठित नहीं हुए, मेंबर भारतीय शामिल नहीं हुए, कोई चर्चा राय नहीं, तो ये लोगों ने कहा कि जब आप सब बना रहे थे तब आप मेरे को इन्वॉल्व नहीं किए, हम लोगों में से किसी भी भाई को नहीं इन्वॉल्व किए, तो कैसे कोई चीज़ कर सकते हो। तो कोई भी समर्थन उनको प्रॉपर तरीके से उस कमेटी में उस दौरान नहीं दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक भी इंडियन को अपने उस लीडरशिप के मेंबर में या काम में या अपने थॉट में उनको सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है, बात समझ में आई। फिर लिखा हुआ है कि साइमन आयोग के खिलाफ भारतीय समाज ने व्यापक और सामूहिक प्रतिरोध का संचालन भी किया था। मतलब खुद के सोच से भी थे, सामूहिक भी थे। लोगों ने हड़ताल की, प्रदर्शन किया और असहमति का अभिवादन भी कर दिया था उनके खिलाफ। ठीक है, बात समझ में आई। तो साइमन कमीशन के बारे में कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स क्लियर हुआ कि आखिर क्या था, क्यों बना, क्या क्या चीज़ें थी। एक दो बार देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा चलिए, बारी है कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि साइमन कमीशन क्या था। क्या था, आपको 1 नंबर का, आपको 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, तो अभी ही देख लीजिए। साइमन कमीशन एक आयोग था, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। क्या था, तो वो एक आयोग था जिसे 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्राप्ति के प्रति भारतीय समुदाय की आवाज़ को सुनने के उद्देश्य से नियुक्त किया। फिर से देख लिए, ये डेट ब्रिटिश सरकार ने किया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति भारतीय समुदाय की आवाज़ को सुनने के उद्देश्य से किया था। यह बात ये लोग कह रहे हैं, जो कि ऐसा कभी हुआ नहीं था। उसके बाद साइमन कमीशन ने किन देशों की विदेश सदस्यों की शिक्षा थी, मतलब कौन कौन था, तो उसमें कोई भारतीय मेंबर तो था ही नहीं। उसमें 5 ब्रिटिश के सदस्य थे जिनमें से विलियम साइमन, सर जॉनसन, सर हर्डिज,
सर मार्ले और सर केलमेंसन। तो ये 3 4 5 लोग उसमें अपने आयोग के जो अध्यक्ष थे वही सब शामिल थे और इन्हीं का सब कुछ इन्वॉल्वमेंट था। बाकी भारतीयों को कुछ नहीं था। शून्य बेटा शून्य। आगे बढ़ो। साइमन कमीशन के खिलाफ क्यों विरोध हुआ? साइमन कमीशन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं और जनमानस ने विरोध किया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य तो था ही नहीं, कोई मेंबर तो इंडियन था ही नहीं और भारतीय स्वतंत्रता के लिए न्यायपूर्ण बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप बायस्ड हो जा रहे हो, आप इक्वल नहीं चल रहे हो, तो ये गलत है ना। अगर आपको कोई गठन करना है, कोई चीज़ बनानी है, आप तो दोनों को शामिल करो। आप सिर्फ अपने लोगों को ही क्यों शामिल किए हो? तो जब शुरुआत गलत की है तो रिजल्ट भी तो गलत भुगतना पड़ेगा। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? जितने भी कमीशन है, आंदोलन है, गठन, सबका कोई ना कोई उद्देश्य था, तो ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारतीय समुदाय के बीच समग्र समुदाय की आवाज़ को सुनना। उस समुदाय में जो भी लोग हैं उनके बारे में सुनना, उनकी बातों को सुनना, सरकारी प्रतिनिधित्व और नागरिकों की अधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन करना। तो ये बात तो मैनिफेस्टो में कागज़ में लिखी हुई थी, लेकिन कितना कारगर साबित हुई थी वो हम लोग खुद भी जानते हैं, क्योंकि कागज़ दिखाने में, उसको रिप्रेजेंट करने में और हकीकत में करवाने में फ़र्क होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो फ्रेंड्स, आज की भी क्लास मैं करना चाहूँगी अब ओवर। आज हमने 2 क्वेश्चंस भी, मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, साथ ही साथ साइमन कमीशन के बारे में भी जाना और असहयोग आंदोलन के बारे में भी जाना। मुझे उम्मीद है कि क्लास काफ़ी अच्छी रही होगी, आपने सीखा समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जितनी बेसिक बातें बताई जा रही हैं। अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि जो भी चीज़ें क्रम वाइज चल रही, सिखाई जा रही, ऐसे ही बसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।